तो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 और उसकी समरी कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप आप सबने उसको रिवाइज कर लिया होगा थरोली, उसके थ्रू सारे उसके क्वेश्चंस देख लिए होंगे एंड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को आपने एक बार मगअप करने का ट्राई कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज़। तो आप देख रहे होंगे कि आपका इंडियन इकोनॉमिक एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने पॉवर्टी के इशू को डील किया था, आज की क्लास में हम एम्प्लॉयमेंट के इशू के बारे में बात करेंगे। तो जनरल टर्म्स में अगर हम समझें तो एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अगर मैं इसको बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में बोलूँ तो एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगारी, कि लोग जो हैं वो काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? टू अर्न अ लिविंग। हर इंसान काम कर रहा है ताकि वो पैसे कमा सके खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, और जो वो ये सब लिविंग अर्न कर रहे हैं ये हमारी नेशनल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस चैप्टर में ओवरऑल आप पढ़ेंगे कि एक वर्कर किसे कहते हैं, इंडिया की वर्कफोर्स में कौन से लोग आते हैं, इंडिया की वर्कफोर्स कितनी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में है और टर्शरी में है, एंड हम ओवरऑल एक फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर को स्टडी करेंगे। सो आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल पहले जैसे हम चलते हैं, हमारे जो ये इश्यूज़ हैं इस चैप्टर का जिस्ट जो है वो ये सारे इश्यूज़ को हम डील करेंगे एंड फिर एट द एंड मैं आपको बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चंस को आपको इम्पोर्टेंटली देखना है और कौन से को आप जस्ट स्किम थ्रू करके छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हु इज़ अ वर्कर। एक वर्कर कौन होता है? सो अ वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जो एक लिविंग, जो एक रेवेन्यू क्रिएट कर रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? वो एक्टिविटी जो एक लिविंग, जो एक रेवेन्यू क्रिएट करती है। सो एवरी इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम और द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड अ वर्कर। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि हर कोई मजे के लिए काम कर रहा होता है, नहीं, सब लोग काम करते हैं ताकि वो पैसे कमा सके एंड अपनी लाइफ को रन कर सकें। सो अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट अ कंपनी, इट इज़ नॉट अ फर्म। वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाइएगा। टू अर्न अ लिविंग, ओके। A worker contributes to the process of gross domestic product by rendering his productive activities. तो जो भी आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो, चाहे वो सर्विसेज देना हो, ये सब हमारी नेशनल इकोनॉमी का पार्ट बनता है। सो अ वर्कर बाय अर्निंग अ लिविंग, बाय contributing towards the productive activity, the worker contributes towards what? He contributes towards the GDP. So for example, farmer, manager, doctor, professors, barbers, teachers, ये सब workers हैं, okay? So आपकी basic definition थी, क्या थी? मेरे साथ साथ रिपीट करिए। Worker is an individual who contributes towards the economic activity to earn a living. So he is involved in the economic activity to do what? To earn a living. Plus workers, the entire work contributes towards what? Towards the GDP of India, okay? So this is what is the definition of worker. So आप लोग प्लीज इससे पहले नोट कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार पॉज करो और नोट करो। So next हम आते हैं who all are involved, who all are included in workers. Workers में कौन कौन से लोग आते हैं? अब कई लोग होते हैं जो वर्कर्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाते हैं, कई होते हैं जो वर्कर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाते हैं। सो कौन से लोग जो होते हैं वो वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं? तो वर्कर नॉट ओनली इंक्लूड्स पीपल हु आर पेड बाय एम्प्लॉयर बट ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये आपका जनरल माइंडसेट होगा कि वर्कर कौन होता है? जो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड हो, यानी कि जो सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो वर्कर है, नहीं। वर्कर एम्प्लॉयड पर्सन भी होता है और वो लोग जो जिनका अपना बिजनेस है वो आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्कर्स, ओके। लाइक शॉपकीपर, बार्बर्स. It also includes those people who remain temporarily absent from work due to illness,
injury and other reasons, not permanently, temporarily. जो कुछ टाइम के लिए अपने काम से एब्सेंट है वो भी वर्कर्स कहलाए जाएंगे, जस्ट नॉट बिकॉज दे आर टेम्पररीली अनअवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको वर्कर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दोगे, नहीं, वो टेम्परेरीली अभी प्रॉबेबली दे आर सिक और दे हैव टेकन सम लीव्स, या फिर वो कहीं घूमने गए हैं तो उन्होंने कुछ टाइम की लीव्स ले ली है, बट वो भी वर्कर्स ही कहलाए जाएंगे। फर्दर इट इंक्लूड्स दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर्स, यानी जो कि मेन वर्कर्स को हेल्प करते हैं वो भी वर्कर्स ही कहलाए जाते हैं। इट मीन्स ऑल दोज हु आर एंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वॉट एवर कैपेसिटी आर वर्कर्स। So the term workers include all those people who are engaged in work, whether for themselves or for others. So हमने क्या पढ़ा, पहला जो कि किसी और के द्वारा एम्प्लॉयड है, दूसरे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, थर्ड मतलब टेम्पररी वर्कर्स, एंड फोर्थ हमने कौन से पढ़े, जो कि मेन वर्कर्स को हेल्प करते हैं। सो आप मोस्टली अपने क्वेश्चन आंसर्स को ना पॉइंट फॉर्म में याद करने की कोशिश करिएगा ताकि आप एग्जाम्स में भी उन्हें पॉइंट फॉर्म में लिख सकें। ओके, सो दीज आर द पीपल हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स। ओके, सो इफ आई टेल यू कि इज अ बिजनेसमैन अ वर्कर, आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं वो तो खुद के काम में है तो वो वर्कर कैसे हुआ, नहीं, ऑल द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड वर्कर्स। फाइन, तो इसको आप पॉज करो यहाँ पे एंड इसको नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर फोर्स। अभी तक हमने पढ़ा कि वर्कर्स कौन है, बेसिक, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं चीज़ें। वर्कर्स कौन हो गए, वर्कर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कौन हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं कि लेबर फोर्स कौन होती है। सो ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, दैट इज दे हैव अ जॉब and though not working are seeking and are available for work, यानी जो लोग जिनके पास ऑलरेडी जॉब है एंड वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है बट वो जॉब ढूंढ रहे हैं, दे आर सीकिंग अ जॉब, आर डीम्ड टू बी लेबर फोर्स। तो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पीपल हु आर वर्किंग आर लेबर फोर्स, नो, पीपल हु आर वर्किंग plus the people who are seeking jobs, who are finding job, they are also included in the definition of labor force. Okay, so all persons who are working and though not working are seeking and available for work, वो काम ढूंढ रहे हैं और वो काम के लिए available हैं, वो सब लोग labor force में आएंगे। फाइन, सो लेबर फोर्स को अगर हम इन शॉर्ट लिख दें तो आपका क्या होएगा, पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। अगर आप एक ये इक्वेशन फॉर्म ही लर्न कर लेंगे तो आपको ये डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। ये डेफिनेशन आपके 1 मार्कर्स में जनरली पूछी जाती है, सो इसीलिए आपको डेफिनेशंस को थोड़ा याद करके उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए वर्क फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है और लेबर फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, उनको मिक्स अप मत करिएगा। सो लेबर फोर्स इज व्हाट, इट इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन, यानी जो कि एम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं दोनों ही लेबर फोर्स में आते हैं। आप जनरली इस टर्म को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा लेबर फोर्स मतलब वही लोग जो लोग एम्प्लॉयड हैं, नहीं, याद रखना लेबर फोर्स का मतलब पीपल हु आर वर्किंग प्लस पीपल हु आर सीकिंग और आर अवेलेबल फॉर अ जॉब। ठीक है, यानी कि जो ढूंढ रहे हैं और उनके पास अभी जॉब नहीं है वो भी लेबर फोर्स में आएंगे। राइट, तो आप इसको यहाँ पे पॉज करो एंड नोट डाउन करो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स। अब इसमें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि लेबर फोर्स निकालोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि लेबर फोर्स होती कैसे है। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर फोर्स द फॉलोइंग शुड बी सब्ट्रैक्टेड। फाइन, अनफिट पीपल लाइक ओल्ड या जो भी हैंडीकैप लोग हैं, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। हमारी डेफिनेशन ही क्या कह रही थी लेबर फोर्स की, अगर आप डेफिनेशन को ही समझेंगे तो आपको ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डेफिनेशन कह रही थी कि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं प्लस जो लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट अगर अवेलेबल होगी तो वो उसमें काम कर सकेंगे। अब अगर कोई ओल्ड पर्सन है या फिर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो काम नहीं कर सकेंगे,
तो यानी वो लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं होंगे, हम उन्हें काउंट ऑन नहीं कर सकते लेबर फोर्स में। उसके बाद पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जिनकी विल ही नहीं है काम करने की। हमारी लेबर फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती थी, एक बार वापस आइए इस डेफिनेशन पे, वो कहती थी पीपल सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क। इफ पीपल आर नॉट सीकिंग वर्क तो वो लेबर फोर्स में कैसे इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दैट पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, नाइदर आर दे सीकिंग वर्क नॉर आर दे अवेलेबल, ना वो काम चाहते हैं और ना वो काम के लिए अवेलेबल हैं। सो ये दो कैटेगरीज भी लेबर फोर्स से एक्सक्लूड हो जाएगी। सो लेबर फोर्स में आप कौन सी तीन लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीपल हु आर ओल्ड एंड हैंडीकैप्ड, सेकंड पीपल हु आर नॉट सीकिंग वर्क, थर्ड पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। ये तीन कैटेगरी आपकी लेबर फोर्स से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देन एक ये यहाँ पे नोट है, पीपल बिलो द एज ऑफ 15 एंड अबव द एज ऑफ 60 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेबर फोर्स, क्योंकि ये लोग लीगली जो है बिलो द एज ऑफ 15 जो है उसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, राइट। सो ये जो बच्चे होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट में, ये लेबर फोर्स में नहीं माने जाएंगे। इवन दो हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं बिलो द एज ऑफ 15 दे आर वर्किंग, दे आर एम्प्लॉयड, बट हम इन लोगों को लीगली अपनी लेबर फोर्स में कंसिडर नहीं कर सकते। और अबव द एज ऑफ 60 मतलब हम माना जाता है कि पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 60 दे आर रिटायर्ड पीपल, दे डोंट वर्क। बट इंडिया में आप जगह जगह देखेंगे कि बिलो द एज ऑफ 15 एंड अबव द एज ऑफ 60 भी काम करते हैं, बट ये लेबर फोर्स की डेफिनेशन से आप एक्सक्लूड कर देंगे, ओके। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, चलो ये अभी आप एक बार देखना, पहले आप ये पॉइंट जो है ये नोट करिएगा। तो पहले आप ये पॉइंट नोट कर लो, एक सेकेंड वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ये पॉइंट लिख लो। देन हम उसके बाद एक पढ़ रहे हैं टर्म लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। रेट का मतलब क्या होता है, इट्स बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अ रेशो। सो द रेशो ऑफ लेबर फोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन, इससे हमें पता चल जाएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। ये रेट हमें क्या बता सकेगा, ये रेट हमें बता सकेगा कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कितने लोग केपेबल हैं काम करने को। जो कर रहे हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे और जो केपेबल है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज व्हाट, इट इज द लेबर फोर्स अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, फाइन। सो इससे आपको लेबर फोर्स का रेट मिल जाएगा। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया, एक बार फिर से अगर नहीं किया तो यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, पूरा आपको आंसर यहाँ पे विजिबल है। Then coming up to the next one, what do you understand by workforce? अब आपने यहाँ पे ये तीसरी टर्म है जो आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा वर्कर क्या होते हैं, सेकेंड टर्म आपने पढ़ा लेबर फोर्स क्या होती है। अब थर्ड टर्म पे आइएगा जो कि कहती है व्हाट डू यू मीन बाय वर्कफोर्स। वर्कफोर्स से आपका क्या मतलब है, सो द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी जितने लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे एम्प्लॉयड हैं आर नोन एज वर्कफोर्स। अब ये वर्कफोर्स क्या बात करती है, वर्कफोर्स कहती है कि जो अनएम्प्लॉयड है ना उनको मत कंसिडर करो, हमें सिर्फ इतना बताओ कि आज की डेट पे कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयड है, वी जस्ट वांट टू नो द एम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसीलिए वो सिर्फ क्या लेते हैं, पीपल हु आर एम्प्लॉयड। So it includes all those persons who are actually engaged in the productive activities, यानी वो सारे के सारे लोग जो आज की डेट पे एम्प्लॉयड है, जो आज की डेट पे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, वो हमारी वर्कफोर्स हो जाएगी। सो मैं फटाफट आपको एक बार तीनों टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले वर्कर्स, हमने वर्कर्स क्या पढ़े थे, दीज आर इंडिविजुअल्स हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न अ लिविंग, राइट। ये होते हैं वर्कर्स। बेसिक वर्कर्स में आपके सेल्फ एम्प्लॉयड भी आते हैं और जो दूसरों के द्वारा एम्प्लॉयड भी होते हैं वो भी आते हैं। देन सेकंड आपकी क्या डेफिनेशन थी, सेकंड थी लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या कहती थी कि आपके जितने टोटल एम्प्लॉयड हैं, यानी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्लस पीपल हु आर सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क, यानी जो काम ढूंढ भी रहे हैं उनको भी इंक्लूड करो। सो लेबर फोर्स आपका टोटल लेती थी कि टोटल एम्प्लॉयड प्लस पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड।
देन थर्ड डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या कहती है कि सिर्फ उन्हीं को लो जो एम्प्लॉयड हैं, दैट इज हु आर एंगेज्ड इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सो द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज अ वर्कफोर्स। उसके बाद एक छोटा सा नोट है दैट अनएम्प्लॉयड पीपल इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। सो विच इज़ वेरी रैशनल इक्वेशन ऑल्सो, कि आपका लेबर फोर्स क्या कहती थी, टोटल एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, और आपका वर्क फोर्स क्या कहती है, सिर्फ टोटल एम्प्लॉयड। सो अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपको कौन मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, बिकॉज लेबर फोर्स क्या इंक्लूड करती थी, टोटल एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, राइट। और वर्कफोर्स क्या इंक्लूड करती है, सिर्फ टोटल एम्प्लॉयड। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल एम्प्लॉयड और टोटल एम्प्लॉयड कट आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे, अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स और वर्कफोर्स का डिफरेंस कौन है, अनएम्प्लॉयड पीपल, राइट। तो जल्दी से आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये आपके 1 मार्कर्स में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। So now we move on to the next question. So next come to the sixth one. What do you understand by worker population ratio? आप देख रहे होंगे अभी तक हम definitions ही कर रहे हैं, because इस chapter का base ही हमारी definitions हैं. So the worker population ratio is an indicator which is used to analyze the employment situation in a country. Worker population ratio is calculated by dividing the total number of workers in India by the population in India multiplied by 100. यानी कि जितने भी employed हैं total workers in India, यानी total जो काम कर रहे हैं, be it self-employed, be it employed by others, be it the people who are supporting the main people who are being employed. So total workers upon the total population gives us what? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। यानी कि अब वो देखना चाहते हैं कि कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है जो है वो वर्कर्स की कैटेगरी में आती है, जो कि काम कर रही है, जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। सो इट इज जस्ट ए रेशियो, परसेंटेज है, तो इसीलिए हम लिख देते हैं इनमें मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप इसको जनरली भी देखे जाए तो आप इसको देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इससे आपको रेशियो की टर्म्स में आपको डेफिनेशन आप फ्रेम कर पाएंगे वहां पे। तो ये आपकी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने एक नोट लिखा है दैट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज वेरी यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वही हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब आपको जानना है कि आपकी कितनी पॉपुलेशन जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, बिकॉज आप ढूंढना चाहते हैं कि आपकी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी काम कौन सी रेशियो आएगी, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। So a higher ratio indicates that the higher proportion of the population is involved in economic activity, and vice versa अगर ratio low होगा तो हमें पता चल जाएगा कि population का बहुत ही कम part जो है वो economic activity में contribute कर रहा है। Then worker population ratio indicates the status of workers in the society and their working condition. By knowing the status with which a worker is placed in an enterprise, it may be possible to determine the quality of employment in a country. It also enables us to know the attachment which a worker has his job and the authority possessed by him. ये जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट है, जनरल आपकी नॉलेज के लिए नोट है। अगर आपने मार्क करना है तो आपको इसमें बस इतना पोर्शन जो है वो पता होना चाहिए कि अगर रेशियो हायर है तो वो बेटर है, राइट। अब आप इसको प्लीज़ एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है लर्न करनी, और जस्ट द फैक्ट कि ये जो रेशियो जितना हायर होगा उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नोट करना। तो जस्ट पॉज एंड नोट।
एक बार मैं आपको नीचे वाला नोट भी दिखा रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाकी ऊपर वाले आपके रेलेवेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होगी। ये रेशो बताएगी कि कितने जो एक्टिव वर्कर्स हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड अगर गवर्नमेंट को इस रेशो को यूज़ करना होगा तो वो इसके लिए यूज़ करेगी कि वो कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और जनरेट करे, ताकि पॉपुलेशन का मेजर सेगमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर सके, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, what do you understand by the term employment? What do you mean by employment? Discuss the two main forms of employment. अब employment से आपका क्या मतलब होता है? जनरल टर्म को अगर आप समझें, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगारी, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं टू अर्न अ लिविंग। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ी कि वो क्या हो सकती है, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या फिर आप किसी के अंडर एम्प्लॉय हो सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल मतलब क्या हो गया? इट इज़ एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ मीन्स ऑफ लिविंग। यानी ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू पर्सन अपना लिविंग अर्न कर सकता है। इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच अ पर्सन अर्न्स इनकम और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जिससे वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा है या अपना मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जनरेट कर रहा है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट में आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब मैं यहाँ पे प्लीज़ आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि आप एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि जनरल हमारा माइंडसेट होता है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब अच्छा एम्प्लॉई मतलब जो किसी के थ्रू एंगेज्ड है, किसी के अंडर एंगेज्ड है। हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले एस्पेक्ट को लेना ही भूल जाते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? इट इज़ एन एक्टिविटी which enables a person to earn a living. So it refers to an arrangement by which a person is contributing towards the economic activity also and he is earning a living also. अब ये दोनों काम वो कैसे कर सकता है? या तो उसका खुद का बिजनेस होगा या फिर वो किसी के अंडर एम्प्लॉयड होएगा। सो एम्प्लॉयमेंट में आपके दोनों एस्पेक्ट आएंगे, प्लीज़ याद रखिएगा, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक वेज एम्प्लॉयड। आप सिर्फ वेज एम्प्लॉयड नहीं लिखेंगे, आप दोनों एस्पेक्ट्स लिखेंगे। सो पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। आप प्लीज़ पहले ये नोट डाउन कर लीजिए सो दैट यू एट लीस्ट हैव द डेफिनेशन, फिर हम आगे का पार्ट नोट डाउन करेंगे। तो इसको पहले पॉज करिए एक वीडियो को एक बार और नोट डाउन करिए। सो हम अपने सबसे पहले एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सो इट इज़ एन अरेंजमेंट। हमने ऊपर भी पढ़ा था, जब हम एम्प्लॉयमेंट को भी डिफाइन कर रहे थे, हम कह रहे थे इट इज़ एन अरेंजमेंट बाय विच अ पर्सन अर्न्स हिज लिविंग एंड लाइवलीहुड। तो उसमें हमने फिर पढ़ा फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्या कह रहे हैं कि ये एक अरेंजमेंट है इन विच अ वर्कर से मतलब फिर से आप ये नहीं लेंगे कि वर्कर मतलब किसी और के द्वारा एम्प्लॉयड। वर्कर में हमने पढ़ा था इट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड। So an arrangement in which a worker uses his own resources, मतलब वो अपने resources use कर रहा है to make a living is known as self-employed. Where a worker is using his or her own resources, then that sort of arrangement is known as self-employed, right? So just repeat it with me once. Self-employment is an arrangement where a worker uses his or her own resources. Okay? सो वर्कर हु ओन्स, यहाँ पे ओन्स कर दीजिए, एंड ऑपरेट्स एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेट कर रहे हैं एक एंटरप्राइज को टू अर्न अ लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। अराउंड 52% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, यानी कि इंडिया की ऑलमोस्ट 52% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन।
एग्जाम्पल ट्रेडर, शॉपकीपर, यानी जिसकी भी अपना कुछ काम है, जिसका अपना कुछ बिजनेस है, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आपका मतलब क्या होगा? इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू अर्न अ लिविंग, यानी उसके अपने रिसोर्सेज हैं, उसकी अपनी लैंड है, उसका अपना कैपिटल है, उसका अपना वर्कफोर्स है, वो किसी और के अंडर काम नहीं कर रहा, उसका अपना एक बिजनेस है, वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके एक एंटरप्राइज को रन कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड माना जाएगा। अगर यही वो किसी और के अंडर काम करेगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा। अराउंड इंडिया की 52% ऑफ द पॉपुलेशन किस में एंगेज्ड है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी बाकी की पेंडिंग पॉपुलेशन जो है वो किस में हो गई? वेज एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ पे आप ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को एक बार नोट करिए, उसको पढ़िए। आपको ये सब जो क्वेश्चन है प्रॉबेबली पूरे पूरे ना आए, बट वो आपको बहुत ब्रीफली पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर वो आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रैक्टिकल की अ पर्सन एंगेज्ड, अ पर्सन वर्किंग अंडर अ शॉपकीपर, इज ही सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड? सो यानी शॉपकीपर जो हो गया वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, और उसके अंडर जो वर्कर काम कर रहा है वो वेज एम्प्लॉयड हो गया। सो आपको ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कोट करके वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस फॉर्म का एम्प्लॉयमेंट है। सो दैट इज वाई यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स। ओके, सो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करिए। सो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे दूसरे टर्म पे, एम्प्लॉयमेंट। अब हमने पढ़ा कि इट्स एन अरेंजमेंट जहाँ पे पर्सन वर्क करता है, इधर सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। सो एम्प्लॉयमेंट की दो कैटेगरीज हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। पहली कैटेगरी हमने पढ़ ली, हम दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। अब वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट्स एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर, ये लोग देखो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, हम ये नहीं कह रहे इट्स एन अरेंजमेंट इन विच एन इंडिविजुअल, इन विच अ पर्सन, नहीं, वी आर सेइंग इन विच अ वर्कर, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वर्कर की बात कर रहे हैं। सो कोशिश करिएगा कि आप भी ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज करिएगा, बिकॉज ये एग्जामिनर पे एक आपका इफेक्ट लाते हैं, आपका एक गुड इंप्रेशन लाते हैं। सो जितना आप इन टेक्निकल वर्ड्स को यूज करेंगे उतना आपका पेपर थोड़ा बेटर फॉर्म में आएगा। So, an arrangement in which a worker sells his labor and earns wages in return, यानी वो अपनी स्किल्स को सेल कर रहा है, वो अपने लेबर को सेल कर रहा है और उसके बदले वो वेजेस अर्न कर रहा है। तो जो भी जनरली लोग एम्प्लॉयड होंगे दूसरों के द्वारा, यानी वो किसी के अंडर काम कर रहे होंगे, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? आपके वेज एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। सो अंडर द वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर आर नोन एज एम्प्लॉयज। ये हम सबको पता है कि जो एम्प्लॉय करता है वो कौन होगा? एम्प्लॉयर, और जो उसके नीचे काम करेगा वो कौन होगा? एम्प्लॉय। और hired workers, this is another term, and buyer of labor is known as employer. So workers do not have any other resources except their own labor. इसमें वर्कर्स के पास ना अपना लैंड है, ना अपनी कैपिटल है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? अपनी स्किल, अपनी लेबर। सो एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर, मैं पर्सन नहीं बोल रही हूँ, मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रही, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्कर। सो एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन लेबर टू अर्न अ लिविंग। उसके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, वो इस अरेंजमेंट में अपना और कोई रिसोर्स नहीं लगा रहा सिवाय अपनी लेबर के। ओके, सो एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न्स अ रिटर्न। ये आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो अंडर द वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय, और जो पर्सन उसे एम्प्लॉय कर रहा है उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। सो यहाँ पे आप एक बार ये नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, सो आपने ये नोट डाउन कर लिया। सो अभी हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट की दो कैटेगरीज है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट को हम एक छोटा सा, हम यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें बाइफोकेशन में इजी होगा। सो एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा, इट्स एन अरेंजमेंट टू अर्न अ लिविंग, राइट। यहाँ पे आप छोटा छोटा बिल्कुल लिख लीजिए जल्दी जल्दी, अरेंजमेंट टू अर्न अ लिविंग। फाइन।
अब एम्प्लॉयमेंट के अंडर मेरी दो कैटेगरीज आई। पहली मैंने पढ़ी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में हमने क्या पढ़ा? वर्कर, not an individual, not a person. Who? A worker. Worker uses his or her own resources. Right? दूसरा हमने पढ़ा वेज एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा? वर्कर uses his or her, what does he uses? His or her labor to get returns. ओन लेबर लिख लीजिए, हाँ, ओन लेबर टू गेट रिटर्न्स, यानी कि उसके पास कोई और रिसोर्स नहीं है, नो कैपिटल, नो लैंड, नथिंग एल्स, जस्ट उसकी लेबर। ठीक है, यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज पढ़ ली। अब वेज एम्प्लॉयमेंट में आप फर्दर दो कैटेगरीज लिखेंगे। एक आपके हो गए रेगुलर वर्कर्स और दूसरी कैटेगरी आपकी हो गई कैजुअल वर्कर्स। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट का जो हमने टॉपिक करा उसमें आपकी ये एक तरीके का फ्लो चार्ट बन गया। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपने साथ साथ नोट डाउन नहीं किया मेरे तो। सो आइए हम अब वेज एम्प्लॉयमेंट की दो कैटेगरीज पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी हमारी कौन सी है? रेगुलर वर्कर्स। आप टर्म को ही समझ के एक बार उसका मीनिंग अपनी तरफ से सोच के देखिए। रेगुलर मतलब जो कि एक कंटिन्यूस पीरियड के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि वो एक कंटिन्यूस पीरियड की एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, कोई टेम्पररी नहीं है, एक तरीके का परमानेंट पीरियड ही है। सो व्हेन अ वर्कर इज एंगेज बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइज, यानी वो किसी और पर्सन के लिए भी काम कर सकता है या वो किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकता है, एंड इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी उसे रेगुलर बेसिस पे काम मिल रहा है, वो रेगुलर बेसिस के लिए एम्प्लॉयड है और उसी रेगुलर पीरियड के लिए उसे वेजेस पे हो रहे हैं, देन सच अ वर्कर इज नोन एज अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। ये जो आप नॉर्मल एम्प्लॉय पढ़ते हैं, जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, ये उनकी बात कर रहा है, समझे आप? So worker are hired on a permanent basis and also get social security benefits like pension, provident fund, etc. Regular workers account for 18% of India's workforce. Example, professors, teachers, engineers working in a company. तो ये सारे आपके हो गए रेगुलर वर्कर्स। तो रेगुलर वर्कर मतलब कि अ पर्सन हु इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। पहला आपका कीवर्ड क्या हो गया? पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट? ये आपका पहला कीवर्ड हो गया। यहाँ पे आप इसको चाहे तो ब्रैकेट्स में कर सकते हैं, पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इस वर्कर को हम क्या कहते हैं? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। दीज आर हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। ये आपका सेकेंड कीवर्ड हो गया। पहला हो गया रेगुलर वेजेस, सेकेंड हो गया आपका परमानेंट बेसिस, थर्ड हो गया आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कि इनको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपकी पेंशन हो गई, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, कोई गवर्नमेंट प्रोटेक्शन हो, कोई गवर्नमेंट के लॉज रूल्स रेगुलेशंस हो। ये जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं ये उनके एम्बिट में फॉल करते हैं, ये उन लॉज एंड रेगुलेशन से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो आपके रेगुलर वर्कर्स मतलब जो नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयज़ आप अपने अराउंड देखते हैं, जो कि अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे उनकी सैलरी मिल रही है, उनकी जॉब जो है परमानेंट है, उन्हें एक अच्छा वर्क कल्चर मिल रहा है एंड उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये हो गए आपके रेगुलर वर्कर्स, जैसे कि आपके टीचर्स हो गए स्कूल्स में, आपके प्रोफेसर्स हो गए, कोई भी अगर कोई इंजीनियर है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो रेगुलर वर्कर की डेफिनेशन में आएगा। सो आप पहले इसको नोट करिएगा। रेगुलर वर्कर, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो।
देन हम नेक्स्ट आते हैं कैजुअल वर्कर्स पे। अब कैजुअल वर्कर्स क्या हुए, हमने पढ़ा कि रेगुलर वर्कर कौन होते हैं, जो एक परमानेंट बेसिस पे होगा। कैजुअल ऑन द अदर हैंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। सो वर्कर्स हु आर कैजुअली एंगेज्ड एंड इन रिटर्न गेट रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, यानी कि ये एक परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, ये टेम्परेरीली इनको हायर किया जाता है, प्रॉबेबली अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इनसे एक पर्टिकुलर काम करवाया जाता है एंड फिर ये वर्कर्स किसी और असाइनमेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो वर्कर्स हु आर कैजुअली एंगेज्ड एंड इन रिटर्न गेट रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स आर नॉट हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। रेगुलर में हमने जो जो टर्म्स पढ़े थे उन सब का आप एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देंगे तो आपको कैजुअल वर्कर की डेफिनेशन मिल जाएगी। सो कैजुअल वर्कर्स आर नॉट एम्प्लॉयड ऑन अ परमानेंट बेसिस। इट मीन्स दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, जो उनकी रेगुलेशंस हैं, कैजुअल वर्कर्स उसके एम्बिट में फॉल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के लॉज इन पे एप्लीकेबल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वर्कर्स पे एप्लीकेबल होंगे। थर्ड, जॉब सिक्योरिटी, इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इनको इनका एम्प्लॉयर कोई नोटिस पीरियड देगा निकालने से पहले, नहीं, इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। एंड फाइनल, इन्हें कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलते, ना कि इन्हें पेंशन मिलेगी, ना ही इन्हें कोई प्रोविडेंट फंड मिलेगा। सो कैजुअल वर्कर्स के आपके 4 फीचर्स कौन से हो गए? पहला, दे डू नॉट हैव अ रेगुलर इनकम। सेकेंड, दे आर नॉट कवर्ड बाय द गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। Third, they do not have a job security. And fourth point, they do not have any social security. So आपको कैजुअल वर्कर्स के फीचर्स प्रॉबेबली 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो आप इन 4 पॉइंट्स को स्टेट कर देंगे। देन कैजुअल वर्कर्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। तो इंडिया की वर्कफोर्स का 30% जो होगा वो आपका कैजुअल वर्कर्स होएगा। सो आपने देखा कि रेगुलर वर्कर्स आपकी 18% है और कैजुअल वर्कर्स आपकी 30% है, यानी इंडिया में रेगुलर वर्कर्स की उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो एक बार आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप कैजुअल वर्कर्स की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। सो ये हमारी कैजुअल वर्कर और हमारा रेगुलर वर्कर हुआ। हम एक बार हमारे चार्ट पे आ जाते हैं जो हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बना रहे थे। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट का चार्ट बना रहे थे जिसमें हमने रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स आगे कंप्लीट करने थे। तो रेगुलर वर्कर्स के आपके कीवर्ड्स क्या हो गए? परमानेंट। देन सेकेंड कीवर्ड आपका क्या था? रेगुलर वेजेस पेड। एंड थर्ड कीवर्ड आपका क्या था? सोशल सिक्योरिटी, राइट। ऑन द अदर हैंड आपके कैजुअल वर्कर्स के क्या फीचर्स थे? इन सब में डोंट आ जाएगा। दे आर नॉट परमानेंट। नेक्स्ट, डोंट हैव जॉब सिक्योरिटी। देन आपका नेक्स्ट क्या था? दे डोंट हैव सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी से आपको मतलब पता है, प्रोविडेंट फंड या कोई भी पेंशन प्लान या पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी प्लान या बेनिफिट्स हो। एंड देन फोर्थ, दे डोंट हैव रेगुलर इनकम। राइट। सो ये आपका ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक का यहाँ पे हमने चार्ट कंप्लीट करा। तो जब आपको रिवाइज करना हो आप इस चार्ट को एक बार देख सकते हैं और आपको अपना सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद आ जाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने साथ साथ नोट डाउन इसको नहीं किया तो। राइट। तो हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट की 2 कैटेगरीज, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक वेज एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयड की 2 कैटेगरीज, एक रेगुलर वर्कर्स, एक कैजुअल वर्कर्स। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ हमारा एम्प्लॉयमेंट का ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर।
सो आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बेसिस पे हो सकती है। एक हो सकता है आपका जेंडर के बेसिस पे, एक हो सकता है आपका एरिया के बेसिस पे, यानी रूरल एरिया और अर्बन एरिया, और फिर आपका हो सकता है कि सेक्टर वाइज आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे बाइफोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो आप एक छोटा सा पहले टेबल बना लीजिए एंड ये टेबल से ही हम इसके की पॉइंट्स लिख लेंगे। सो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो दो कैटेगरीज में आ सकता है, पहला मेन और फिर होता है वुमेन। जेंडर में आपको पता है यही दो कैटेगरीज होती हैं। उसके बाद फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर सैलरीड में इन्हें बाइफोकेट करोगे। फिर पहला हम पढ़ते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। हमने पीछे जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक भी किया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि अराउंड 51% या 52% ऑफ द पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो कि हमारी 52% ऑफ द पॉपुलेशन है, उस 52% का 51% कौन हो गए मेन और बाकी 56 कौन हो गए वुमेन। उसके बाद कैजुअल वर्कर अकाउंट फॉर सेकेंड मेजर सोर्स। कैजुअल वर्कर्स हमारे सेकेंड मेजर सोर्स में आ रहे हैं। कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर हमारे किस में आते थे, वेज एम्प्लॉयमेंट में। तो हमने पहली कैटेगरी ले ली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड कैटेगरी ले ली वेज एम्प्लॉयमेंट। तो वेज एम्प्लॉयमेंट में आपके कैजुअल वर्कर अकाउंट फॉर द सेकेंड मेजर सोर्स। देन इन केस ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट men are found in greater proportion whereas women are only 13%. The reason for the same could be the skill requirement as regular salary job requires skills and high level of literacy. इससे हमारा क्या पॉइंट शो हो रहा है, इससे शो हो रहा है कि अभी विमेन लिटरेसी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड हैं वो मेन ज़्यादा हैं और विमेन कम है, यानी विमेन के अंदर और स्किल्स और उनकी डेवलपमेंट जो है हमें चाहिए। सो ये आपकी बेसिस ऑफ जेंडर हो गई, यानी मेन एंड वुमेन। उसके बाद हमने इनको किन तीन कैटेगरीज में हमने इनको बाइफर्केट किया है, पहला आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा आपका कैजुअल और थर्ड आपका रेगुलर। तो एक बार आप यहाँ पे पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ फॉर योर जनरल नॉलेज। एग्जाम में इसका आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जनरली एग्जाम में आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं देते, या तो वो आपको पहले टेबल बना के दे देंगे एंड आपसे एक इवैल्यूएशन मांगेंगे, तो वो इवैल्यूएशन आपको इन पॉइंट फॉर्म्स में देना होगा। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। हम अभी तक इतनी बार इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे तीन मेन सेक्टर्स हैं। कौन से? पहला हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तीन सेक्टर्स में अब हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस बेसिस पे एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, लेबर फ्लोज फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू इंडस्ट्री। सो अब क्या ट्रेंड हो रहा है, पहले हमारी मेजर एम्प्लॉयमेंट कौन सी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे भी मूव कर रहा है। सो इन दिस प्रोसेस द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। जैसे जैसे वो एग्रीकल्चर पे अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करेंगे, वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे लाएंगे, वैसे वैसे हमारा माइग्रेशन का प्रोसेस फ्लो करेगा फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। तो इसको आप पहले एक बार यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे हम अपने तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हमारी तीन कैटेगरी ऑफ सेगमेंट कौन से हमने डिस्कस करे अभी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। अब हमें इन तीन कैटेगरीज में हमारी एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज को डिस्कस करना है। सो ऑल द वर्किंग पर्सन आर प्राइमरली एंगेज इन 3 डायमेंशंस। फर्स्ट इज योर प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आपकी मेजर एक्टिविटीज कौन सी आएंगी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, querying, and it is the main source of employment and it employs approximately 48.9% of the population.
तो आप अभी भी देखोगे कि हमारी मेजर पॉपुलेशन कहाँ पे है, हमारी मेजर पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी सेक्टर में है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होगी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस कन्वर्शन, वाटर सप्लाई एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और सेकेंडरी सेक्टर हमारा कितना वर्कफोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, अराउंड 24.3। तो इसमें आप ये वाली फिगर्स जो हैं ये लर्न कर सकते हैं, ये आपको 1 मार्कर में पूछी जा सकती हैं। देन आपका टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज, यानी आपकी जितनी सर्विस रिलेटेड सेक्टर होगा वो आपका टर्शरी सेक्टर में आएगा। एंड इट एंगेजेस अराउंड 26.8% ऑफ द एंटायर वर्कफोर्स। तो ये हमारा था हमारी सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए हम यहाँ तक नोट करेंगे सारा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर एम्प्लॉयमेंट और उसके इश्यूज, उसकी रेमेडीज, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार ये अपना क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा यहाँ वीडियो पॉज करके, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। So I'll see you guys in the next class. Thank you so much.